आज हम पढ़ते हैं लूसेंट। तो लूसेंट में जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम इतिहास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें लूसेंट अपना बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो लूसेंट हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में हमारा साथ देगी। तो हम लूसेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो लूसेंट को पढ़ने के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लूसेंट में लगभग एक तरह से हमारा रिवीजन हो जाता है। यानी हम जो पढ़ रहे हैं बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स, उनमें काफ़ी सारी डिटेल में दिया है, पर लूसेंट क्या है, वन लाइनर फैक्ट भी है और उससे हमें बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो लूसेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं लूसेंट आज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का इतिहास। तो हम जो लूसेंट में लिखा है उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो जैसे भारत के इतिहास के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर है वो बताता है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप है। यानी दक्षिण में समुद्र तक फैला ये एक उपमहाद्वीप है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और ये क्या, किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य पुराणों में क्या कहा जाता है? महाकाव्य। और पुराण है जो हमारे 18 पुराण हैं, उनमें भारतवर्ष से कहा जाता है, अर्थात भरत का देश। यानी हमारा जो ऐसा बोला जाता है, जो भरत मुनि थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारत पड़ा। तो ये किंवदंतियाँ हैं, पर हमें याद रखना है कि भारतवर्ष अर्थात भारत देश था, मतलब महाकाव्य और पुराणों में इसका नाम, ठीक है। और तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता था। मतलब निवासी कौन है? भारतीय कहे जाते थे, या फिर संतान किसकी कहे जाते थे? भरत की संतान ये लोग कहे जाते थे। यूनानियों, जो यूनानी थे, उन्होंने भारत को क्या बोला? इंडिया। तो इसे अच्छे से रटना है हमें, यानी 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। यानी यूनानी ने हमें इंडिया बोला, ठीक है। फिर मध्यकाल में जो मुस्लिम आए थे, उन्होंने हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से हमें संबोधित किया, ठीक है। हिंदुस्तान के नाम से हमें क्या किया? संबोधित किया, क्योंकि ये जो हमारे सिंधु नदी वाला क्षेत्र था उसे हा उच्चारण करते थे, तो हिंद बोलते थे। उस समय इन लोगों ने हमारे जो देश को क्या बोला? मुस्लिमों ने आपके हिंदुस्तान हमारे देश को बोला, ठीक। फिर नेक्स्ट हम है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, जैसे हमने जाना है कि प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, ठीक। प्राचीन भारत में क्या है? अब प्राचीन भारत में जो हमारे जानने के स्रोत हैं, तो जैसे धर्म ग्रंथ हैं, उनसे हम इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे कई सारे हमारे पुराण हैं, वेद है, ऋग्वेद है, महाभारत, गीता है, उससे हमें जानकारी मिलती है। और ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी हमारे जो ऐतिहासिक राइटरों के द्वारा जो लिखे हुए हमारे ग्रंथ हैं। विदेशियों का विवरण, यानी जो कई सारे विदेश, जैसे हमने फायान है वो आया है, मेगास्थरी की इंडिका पुस्तक है, तो इनके बारे में जो जो किताबें लिखी हैं उनमें हमें अपने भारत के बारे में जानकारी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी खुदाई के द्वारा कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, जैसे स्तंभ लेख मिले हैं, लौह स्तंभ लेख मिले, उन पे लिखा हुआ है, उनसे हमें हमारे भारत देश का इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिली है। तो धर्म ग्रंथ क्या है? जैसे भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? आपके जो कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी को माना जाता है, महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास को, ठीक है। अब वेदों में ही क्या लिखा है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व क्या है? हमारा घर है। तो इस प्रकार से इसका जो उपदेश देता है। और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुष मानती है, यानी वेद क्या है? नित्य हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य मानती है और अपौरुष्य है, यानी ये किसी ने लिखे हुए नहीं मानती है, मतलब अपौरुष्य हैं। वेद 4 हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद को संहिता कहा जाता है। और एक और इन्फॉर्मेशन है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद, इन तीनों को मिला के वेद त्रय कहा जाता है, इन्हें वेद त्रय कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अथर्ववेद है जो बाद में जोड़ा गया है, चौथा वेद, ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद जो है हमारा, वो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, जिसमें ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, यानी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में इसमें दिया गया है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कि बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित, मतलब बालखिल्य पाठ एक ग्रंथ है, उसके 11 सूक्तों के सहित इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। इसमें जो मंत्रों की संख्या है 10,580, जबकि बुक में ये गलत दिया हुआ है, तो इसके मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580।
इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते थे? होत्र। जैसे हम पूजा पाठ करवाते हैं तो उन्हें पंडित जी कहते हैं, उसी प्रकार जो ऋग्वेद था उनकी जो ऋचाएँ होती थी उनका जो पढ़ता था वो व्यक्ति कौन कहलाता था? होत्र। मतलब ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें इसे अच्छे से रखना है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि है वो होत्र है। ठीक है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक। फिर अब नेक्स्ट है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल। यानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल में, उसमें जो तीसरा मंडल है वो उसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। इनके द्वारा जो रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, यानी गायत्री मंत्र इसमें है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। यानी जो 4 वर्णाश्रम व्यवस्था है हमारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और उनका वर्णन किसमें है? 10वें मंडल। और चौथे मंडल में हमारा कृषि का वर्णन है। ठीक है। 8वें जो मंडल है उसमें हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। फिर है चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी वर्णित पुरुष सूक्त में मिलता है। जैसे इसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और पुरुष और आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं और जंघाओं और चरणों से उत्पन्न बताई। यानी जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति बताइए कि उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? हमारे मुख से हुई है। जो क्षत्रिय है भुजाएं यानी जो रक्षा करेंगे, और वैश्य यानी हमारा जो जंगा है उससे वैश्य की उत्पत्ति बताई। उधर भी बोलते हैं वैश्य की उत्पत्ति कि पेट की पूजा जो करेगा वो वैश्य है, यानी उसके भरण पोषण के लिए उसके लिए अनाज वगैरह उत्पत्ति वो वैश्य का काम होता था। शूद्र चरणों यानी सेवा का काम इन सभी वर्णों की सेवा कौन करता था? शूद्र करता था। परंतु ये व्यवस्था ऋग्वेद कालीन थी, परंतु इनका जो व्यवसाय के आधार पर इनका विभाजन था, ना कि जाति के आधार पर। ठीक। फिर कहा गया है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्म सूत्र क्या है इन सब में स्पष्ट विभेद करता है। हमारी स्थिति क्या है, जाति की स्थिति क्या है, व्यवसायों क्या है, दायित्वों का, कर्तव्यों का, विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद ऋग्वेद में मिलता है। फिर हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं जो हम ईसा पूर्व बोलते हैं, BC और AD बोलते हैं, उनका क्या महत्व है। तो जैसे वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। यानी उनके जन्म वर्ष पर, यानी उनके जन्म से पहले का समय क्या कहलाता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस के बारे में है। ठीक है। और ईसा पूर्व का समय मतलब इससे पहले का समय BC बोलता है। AD इनके जन्म के बाद का समय। ठीक है। अब जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ठीक है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ईसवी सन क्या कहलाता है? ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ समय, यानी उनके जन्म के बाद का समय। और इसके लिए संक्षिप्त में मतलब ईस्वी बोलते हैं, वही लिखा जाता है। ईस्वी का लैटिन भाषा का शब्द AD में लिखा जाता है। AD का अर्थ है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने AD जाना और BC जाना। BC मतलब जीसस के जन्म से पहले और AD यानी जीसस के जन्म के बाद का समय। तो इस प्रकार से हम हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं और ईस्वी यानी उसके बाद का समय। अब नेक्स्ट है, देखो, अब जो 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है, यानी बोलते नहीं है कि भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि नाप ली थी, तो वही 3 पग भूमि का जो स्रोत है, मतलब जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद में ही मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख है और अग्नि का 200 बार इसका उल्लेख है। ठीक, 250 बार किसका उल्लेख है? इंद्र का उल्लेख है और अग्नि का 200 बार उल्लेख इसमें है।
अब हम जानते हैं कि जो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी प्राचीन इतिहास के जो साधन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं जानकारी के रूप में, तो साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक, ये हमें याद कर लेना है, अच्छे से रट लेना है, ये मान लो आप। तो यजुर्वेद हमारा दूसरा वेद है। यजुर्वेद में क्या है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय का अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है वो यजुर्वेद है। यानी जिसमें मंत्रों और बलि का प्रयोग करके पूजा पाठ या जो भी किया जाता है वो यजुर्वेद में उसका वर्णन मिलता है। तो अगर इसका जो पाठ करता है यजुर्वेद का, तो उसको हम अथर्वयु कहा जाता है। जैसे हमने ऋग्वेद में होत्र पढ़ा, उसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति अथर्वयु कहलाता है। यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी यजुर्वेद में क्या मिलता है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन हमें कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यानी अभी तक 4 वेद हैं, उसमें सिर्फ गद्य और पद्य में जो वेद है वो यजुर्वेद है। ठीक है। सामवेद, साम का अर्थ क्या है, गान। यानी गाने से तो हम सभी जानते हैं, जैसे 7 स्वरों का उल्लेख भी इसी में मिलता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहा या उद्गाता कहा जाता है। यानी उद्रात मिले क्वेश्चन में तो आप उद्रात लगाइए, उद्रात नहीं है तो उद्गाता भी आपको मिलेगा। ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी हमारे जो 7 स्वर जो निकले हैं वो इसी वेद से निकले हुए हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद के किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। यानी यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। जो चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। यानी इसकी रचनाकार कौन है, पहली चीज़ तो ये याद करना है, अथर्वा ऋषि हैं। और इस वेद में कुल कितनी हैं, 731 मंत्र हैं और लगभग ये 6000 पद्य हैं। यानी 6000 इसमें पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है, ऐसा माना जाता है। भले ये आखिरी का वेद है, परंतु ऐसा माना जाता है कि इसके कुछ मंत्र हैं वो प्राचीन जो ऋग्वेद है उसके मंत्रों से भी पहले के हैं। तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की है। यानी जो कन्या का जन्म है उसकी निंदा कहाँ की गई है, अथर्ववेद में की गई है। ठीक है। फिर जो हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी जादू टोने का जो कहीं वर्णन मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि अथर्ववेद में किसका वर्णन है, जादू टोने का वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद में इसका वर्णन है। ठीक है। अंधविश्वास जिसमें माना जाता है। फिर पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। यानी पृथ्वी जो सूक्त है उसे अथर्ववेद का क्या माना जाता है, प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त को याद कर लेना है अच्छे से कि अथर्ववेद का जो सूक्त किसे माना जाता है, पृथ्वी सूक्त। तो पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का वो माना जाता है। ठीक है। मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों की औषधि, साप, वशीकरण, प्रायश्चित हो गया, मातृभूमि, महात्म्य है हो गया, आदि का विवरण हमें कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में। और जादू टोने और मंत्रों का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद ने परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा है। यानी राजा परीक्षित थे वो किसके राजा हैं, कुरुओं के राजा हैं। ऐसा वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि राजा परीक्षित थे, वो कुरुओं के राजा थे तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। यानी कुरु देश उस समय समृद्धशाली था, इसका वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। एक क्वेश्चन याद रखना, इसमें पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। ठीक। दूसरा याद रखना है कि राजा परीक्षित और कुरुओं का राजा था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। और ठीक है। और नेक्स्ट सबसे प्राचीन इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री का है। यानी सभा और समिति
एक आगे पढ़ेंगे हम कौन क्या थी क्या नहीं थी, या अपना क्या रोल रखती थी, जिस जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है उसी प्रकार सभा और समिति भी उस समय कार्य करती थी। ठीक, तो हम आगे जानेंगे इसके बारे में डिटेल से कि सभा और समिति क्या थी। तो छोटा सा हम इतना जान लेते हैं कि इसका जो प्रजापति की 2 पुत्रियों किसे कहा गया है, अथर्ववेद में सभा और समिति को कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे भी अच्छे से रटना है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद हमारा अथर्ववेद है। ठीक है, इसको रट लेना है आपको अच्छे से। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की, यानी ये वेदांग भी आपको रटे होने चाहिए कि कौन से 6 वेदांग हैं। शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद। यानी शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, इनको सीक्वेंस नहीं तो आप 6 की 6 रटना है इन्हें। फिर नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी ऐतिहासिक कथाओं का जो विवरण मिलता है क्रमबद्ध रूप से वो कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है, लोमहर्ष, अथवा जो लोमहर्ष हैं उसके रचयिता हैं, अथवा इनके पुत्र पुराणों में इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनके पुत्र कौन माने जाते हैं, उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है पुराणों की, अभी ज्ञात 18 पुराण ही हमें प्राप्त हैं। तो जैसे हमें 5 जो महत्वपूर्ण पुराण हैं उनके बारे में अभी जानकारी, जैसे मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत में भी राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जैसे मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है। ठीक, वायु पुराण है वो गुप्त वंश के बारे में बताता है, और विष्णु पुराण हमें मौर्य वंश के बारे में बताता है। मौर्य वंश के बारे में कौन बताता है, तो मौर्य वंश के बारे में हमें विष्णु पुराण बताता है। और वायु पुराण किसके बारे में बताता है, तो गुप्त वंश के बारे में ये बताता है हमें। और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, आंध्र सातवाहन वंश कौन थे, कौन इनके राजा थे, क्या महत्ता है उसके बारे में। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ लिया इसका फर्स्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे देखो, अब इसमें क्या बता है कि मध्य भारत यानी भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, यवन राजदूत रुको जी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेय संहिता से प्राप्त होती है। यानी स्त्री की जो सबसे गिरी हुई स्थिति है वो हमें मैत्रेय संहिता में प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा प्रमुख दोष बताया गया है। ऐसा नहीं है कि ये उस समय के हिसाब से माना उन लोगों ने, ऐसा वर्तमान में है नहीं। तो हमें याद करने के लिए याद कर लेना है कि मैत्रेय संहिता में स्त्री को जुआ और शराब से इसकी तुलना की गई, यानी तीसरा सबसे बड़ा दोष बताया गया है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा है। तो ये एक जगह यहाँ इसकी बुराई भी हो रही है, एक जगह इसकी महत्ता भी बढ़ रही है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है, पुरुष की अर्धांगिनी यानी पत्नी। ठीक है, इस स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे प्राचीन कौन है स्मृति ग्रंथों में, यानी जो स्मृतियों के द्वारा लिखी गई हैं। हमने सोचा और लिख दिया, यानी स्मृतियाँ आई, हमने लिखा, तो मनुस्मृति मानी जाती है। और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यानी इसकी रचना कब हुई थी, मनुस्मृति की। तो इस मनुस्मृति की रचना हुई थी शुंग काल में, जो पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था उसके काल में। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, यानी जैसे बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु। तो ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो अनेक कथाओं के साथ इसमें वर्णित है। ठीक है, फिर जैन साहित्यों का आगम कहा जाता है। जैन साहित्य हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। यानी जैन धर्म के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, कल्प सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में
महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ अनेक संबंधों का विवरण है। यानी जैन धर्म के जो भगवती सूत्र है उसमें महावीर स्वामी थे, उनके जीवन कृत्यों के बारे में और उनके समकालीन क्या क्या घटना घटित हुई उसके बारे में वर्णन जो मिलेगा हमें वो भगवती सूत्र में मिलेगा। ठीक है। और सबसे जो प्रारंभिक जो ग्रंथ माना जाता है जैन धर्म का वो कल्प सूत्र है। याद करना है। यानी सबसे प्राचीन जो सबसे पहले जानकारी मिलती है जैन धर्म की वो कल्प सूत्र में मिलती है और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जो जीवन कृत्य हैं उनके समकालीन जो भी घटना घटित हुई थी उनके बारे में वर्णन भगवती सूत्र में मिलता है। और भगवती सूत्र में एक जानकारी और मिलती है जो 16 महाजनपद काल था, यानी जनपदें थी, उनके बारे में जानकारी भी हमें भगवती सूत्र में मिलती है। ठीक। फिर है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, यानी जिनका एक नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था। ये 15 इन्होंने जो अर्थशास्त्र नाम की किताब थी, अर्थशास्त्र भले इसका किताब का नाम है पर ये अर्थशास्त्र की किताब ना होके राजनीतिक विज्ञान यानी राजनीति के बारे में ये किताब है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। इसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरणों में विभाजित है। याद रखना है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15 और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। जो राज व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में इससे हमें पता चलता है। ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास था, मतलब संस्कृत साहित्य थे उनके ऐतिहासिक घटनाओं में संस्कृत साहित्यों में जो क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास था वो कलहड़ के द्वारा किया था। कलहड़ की पुस्तक कौन सी थी? राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। नेक्स्ट, अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, जो लेखक कौन थे? अली अहमद। याद रख लेना है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत हमें चचनामा नामक ग्रंथ जिसके रचयिता अली अहमद, इसमें हमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक। अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की पुस्तक है, महर्षि पाणिनि थे उनकी पुस्तक है। यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ऐसा माना जाता है कि जो पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी पुस्तक है वो संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है और इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था का जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उस समय की और जो मौर्यकालीन उसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें उसमें जानकारी मिलती है। तो अब कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन ने कौन सा लिखा है? गार्गी संहिता। उसमें क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है ये एक तरह का। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। यानी अब भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का जो उल्लेख है वो किसमें है? जो कात्यायन की गार्गी संहिता है, ज्योतिष ग्रंथ होते हुए इसमें यमन आक्रमण का वर्णन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हो ज्योतिष परंतु पूछ लिया कि इसमें किस का युद्ध का वर्णन है, तो किसके आक्रमण का वर्णन है? ऑप्शन में दे दिया अरब है, यमन है, यहूदी है। तो हम क्या लगाएंगे? यमन आक्रमण का उल्लेख किसमें है? कात्यायन की गार्गी संहिता में है। ठीक। फिर नेक्स्ट है पतंजलि पुष्यमित्र युग के पुरोहित थे। यानी पतंजलि किसके थे? पुष्यमित्र शुंग कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक थे। इनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। इसने अश्वमेध यज्ञ भी पतंजलि ने इनका संपन्न कराया था। ठीक है। भाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य किसका ग्रंथ है? पतंजलि का है। और इनके ग्रंथ से किसके बारे में पता चलता है? शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, यानी कुछ विदेशी यात्री थे जो आए भारत में समय समय पर, उनके ग्रंथ उन्होंने लिखे, उनमें भारत के बारे में क्या जानकारी है, जैसे यूनानी और रोमन लेखकों ने भारत के बारे में क्या कहा है तो वो जानते हैं। जैसे टेसियस नाम का एक विद्वान था जो ईरान का क्या था? राजवैद्य था। ठीक है। और ये भारत के संबंध में इसने एक विवरण जो प्रस्तुत किया वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। यानी अविश्वसनीय माना जा सकता है। इसने ओतप्रोत ढंग से कुछ भी लिख दिया तो आश्चर्यजनक माना जाता है। तो इसने ईरान का राजवैद्य था, इतना याद रखना है। और भारत के बारे में क्या? आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय से माना है भारत के संबंध में। हेरोडोटस, जो हेरोडोटस थे इसे इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता एंड फादर ऑफ हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री भी बोला जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत ईरान के संबंध में, यानी भारत और फारस के ईरान, मतलब जो भारत से समय का ईरान से संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाहों का आधारित है। और हेरोडोटस का जो स्तंभ है वो हमारे विदिशा में मिलता है, यानी मध्य प्रदेश में जो विदिशा है वहाँ पर इसका स्तंभ मिलता है। ठीक, और हिस्टोरिका इसकी पुस्तक है। अब सिकंदर के साथ आने वाले नियार्कस, आनेसिक्रेटस
और आस्टोबुलस, ये 3 लोग आए थे। यानी सिकंदर के साथ आने वाले 3 विद्वानों का नाम अगर पूछा जाए तो उनके जो प्रमाणिक एवं विश्वसनीय माने जाते हैं उनके बारे में, उनने जो भारत के बारे में लिखा है, तो तीनों का नाम अच्छे से याद करेंगे, न्याकर्स और आने सिक्रेटस और आस्टोबुलस। यानी न्याकस, आने सिक्रेटस और आस्टोबुलस याद कर लेना अच्छे से, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिकंदर के साथ जो आए थे। अब मेगास्थलीस, मेगास्थलीस सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। यानी सेल्यूकस निकेटर के साथ आने वाला जो राजदूत था वो मेगास्थलीस था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी जो पुस्तिका थी इंडिका, इससे मौर्यकालीन समाज की संस्कृति के विषय में कई सारे वर्णन इसने अपनी पुस्तक में किए गए हैं। तो उसमें जो किसके बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में, तो इंडिका में मिलती है उसकी संस्कृति के विषय में। अब डाइमेकस, ये सीरियन नरिस आंतियोकस का राजदूत था। यानी सीरियन नरिस आंतियोकस का राजदूत कौन था, डाइमेकस। और जो बिंदुसार के दरबार, बिंदुसार किसका पिता है, अशोक का, तो किसका पुत्र हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के दरबार में कौन आया था, आपका डाइमेकस आया था। इसने भी मौर्य युगीन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। और डायनोसियस जो आए थे वो मिस्र नरेश टॉलमी फिलिडेपल्स का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आए थे। ठीक, मेगास्थलीस चंद्रगुप्त मौर्य के में आए थे, डाइमेकस आए थे, उनके पुत्र बिंदुसार, फिर बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक, उसके समय कौन आया था, डायोनीसियस आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी ने क्या लिखा था, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। और प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी थी। यानी पूछा जा सकता है नेचुरल हिस्ट्री नाम की जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी, तो प्लिनी ने लिखी थी। और भारत का भूगोल किसने लिखा था, टॉलमी ने। टॉलमी क्या बोले थे, भारत का भूगोल, और नेचुरल हिस्ट्री यानी प्रकृति के बारे में जहाँ पर वर्णन मिलता है, पेड़ पौधे खनिज पदार्थ आदि के बारे में, तो प्लिनी की जो पुस्तक है उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक, अब नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। जो एरिथ्रियन सी है वो एक आपकी पुस्तक है, और इसके जो लेखक का हमें पता नहीं है कि कौन था, परंतु हिंद महासागर के यात्रा पर आया था और उसने भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। व्यापारिक वस्तुओं के बारे में और बंदरगाहों के बारे में जानकारी जो मिलती है प्लिनी की इसका कोई लेखक नहीं है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। अब फायन अब भारत में आया, तो फायन कब आया था आपका, भारत में फायन आया था 399 से 414 के समय। यानी इस समय तक ये भारत में रहा, और इसने जिससे चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, इसने अपने विवरण में मध्य देश यानी मध्य प्रदेश है जो वर्तमान में है के समाज को संस्कृति के बारे में वर्णन किया, और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 15 वर्षों तक भारत में रहा। लगभग कितने वर्षों तक रहा, 15 वर्षों तक रहा। पर लूसेंट बुक में गलत लिखा है, तो हमने करेक्शन कर लेते हैं कि कहाँ का गलती है। ठीक, अब संयुंगन जो है यह 518 में भारत आया, और इसने अपनी जो 3 वर्षों की यात्रा थी उसमें बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। यानी बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां हैं, ये धर्म ग्रंथ है, उसको एकत्रित करने के सिवा इसने कुछ ज़्यादा नहीं किया। हिनसांग था वो हर्षवर्धन के काल में आया था, और ये आपका हिनसांग जो आया था 629 में, जो चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम में भारतीय राज्य कपिसा पहुँचा था। यानी कहाँ पहुँचा था, भारतीय राज्य कपिसा पहुँचा था। कहाँ, कपिसा पहुंचा था। ठीक, और भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 में चीन लौट गया ये, और वह भारत में नालंदा जिला तथा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्धिक ग्रंथों को एकत्रित करने के जाने के लिए भी आया था। मतलब बौद्ध ग्रंथ हैं उनके बारे में जानने के लिए भी आया था। और इसका वृत्तांत है जो वो सियुकी के नाम से जाना जाता है। यानी सियुकी के नाम से इसका वृत्तांत जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म है, राजनीति किस प्रकार की थी उसका वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। और इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। यानी जो सिंध का राजा कौन था, शूद्र था। हिनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। हिनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य कौन था, शीलभद्र था। यानी इसके समय नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य कौन था, शीलभद्र इसके समय का आचार्य था।
और यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान बिहार में अपनी दयनीय स्थिति में, यानी इसको समाप्त कर दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा से तो अभी इसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। और अब हम बात करेंगे हित सिंह के बारे में। हित सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और इसका जो अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी, जो गुप्त अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो अरबी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। जो अरबी लेखक थे वो कौन कौन आए थे, जैसे अल-बरूनी यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। मतलब किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ जो भारत आया था वो अल-बरूनी था। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसने अपनी किताब क्या है, किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद कहा जाता है, या भारत की खोज में आज का इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, यानी इसके विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तौल और मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान और विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित की गई है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश किया डाला है, यानी इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया है राजपूत समाज के बारे में। ठीक, अब जो नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? ये अरबी भारतीय था और कौन था? इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका जो वृत्तांत है, ग्रंथ है, वो रेहला है। ठीक है, ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में इसने 14वीं शताब्दी में जो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा उस सबसे रोचक जानकारी देता है। इसका जो रेहला नामक ग्रंथ है, 1333 में यह दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर, यानी जब दिल्ली पहुंचा है 1333 में, तो इसकी जो विद्वता थी उससे प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का क्या कर दिया, काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ठीक, कुछ अन्य जो लेखक हैं जैसे कि तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक हैं और इनके जो कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की, मतलब कंग्यूर और तंग्यूर नाम की ग्रंथ की रचना किसने की थी? तारकनाथ ने की थी, यानी तारानाथ ने की थी। और इसी में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी में अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, और यानी कौन आया था पांड्य देश की यात्रा पर? मार्को पोलो। इसका विवरण पांड्य देश के इतिहास, मतलब पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी माना जाता है। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, यानी कौन कौन से पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, जिसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण और इंद्र और नासत्य, जिससे जो नासत्य है वो अश्विनी कुमार के नाम से जाना जाता है, के नाम मिलते हैं। यानी 4 देवता का याद नाम रखना, इंद्र है, वरुण है और आपका मित्र है और नासत्य। पूछ लेगा कभी कि इनमें से कौन से देवता हैं जिनका वर्णन भूगज कोई अवलोक में मिलता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक हटा देगा, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने अभी तक कितना क्या पढ़ा, आपका धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक विवरण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या मिले, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में ये सब पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे करके हम पूरा जो हमारा लूसेंट के इतिहास है उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, और हमारी जो लूसेंट है लगभग 30 या 35 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 2 पेज डेली पढ़ते हैं तो हम 10 दिन में 20 पेज पढ़ते हैं, और अगर हम 20 दिन में पढ़ेंगे तो 40 पेज पढ़ लेंगे। और लूसेंट जो पढ़नी है हिस्ट्री, यानी हम 30 दिन में 60 पेज पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारी 30 दिन में लूसेंट की हिस्ट्री अच्छे से याद होते हुए, यानी याद करते हुए हम इसे पढ़ लेंगे और हमें ये हिस्ट्री पूरी याद हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड थैंक यू।